हेलो बच्चों, हम जो अपना आज पाठ पढ़ेंगे वो हमारी कृतिका भाग 2 का पाठ है। जॉर्ज पंचम की नाक। इसको जो पाठ को लिखा है वो लेखक कमलेश्वर है। ये कहानी जो है एक व्यंग है। तो मैं आपको पहले बताती हूँ कि इसमें क्या बताया है लेखक ने। इस कहानी में उस समय के भारतीय सरकार की मानसिकता को व्यक्त किया गया है, जिस समय हम लोग वर्षों से गुलाम रहे। उन अंग्रेजों के भारत से चले जाने पर भी हमारी स्वतंत्रता की मानसिकता बनी हुई है। ब्रिटेन की ठसक इतनी ही है कि वहाँ की रानी एलिजाबेथ के भारत आने पर हम अपनी सभी प्रक्रियाओं को छोड़कर उनके आगमन की तैयारी और स्वागत में संपूर्ण सरकारी तंत्र लग जाता है और जॉर्ज पंचम की टूटी नाक को लगाने के लिए नाक कटवाने को तत्पर दिखाई देता है। इस प्रकार ये कहानी जो है एक व्यंग प्रधान है। तो बच्चों, मैं पाठ के सार को आपको समझाती हूँ। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ भारत पधारने वाली थी। उनके आगमन की चर्चा रोज लंदन के अखबारों में हो रही थी। तैयारी चल रही थी। रानी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर कौन कौन सा सूट पहनेगी, या इसे लेकर दर्जी परेशान हैं और वो क्या बना कर देंगे। उनके आने से पहले रानी के सेक्रेटरी आदि सुविधा की दृष्टि से दौरा कर लेना चाहते थे। तो मतलब उनकी तैयारी जो थी वो पूरे जोर शोर से चल रही थी। फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। इंग्लैंड के अखबारों में जो खबरें छपती थी वे ही सब खबरें दूसरे दिन हिंदुस्तानी अखबारों में भी चिपकी हुई नजर आती थी। रानी ने एक ऐसे हल्के रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया है, जिसका खर्च 400 पाउंड आया है। फिर तो रानी के नौकरों, बावर्चियों, खानसामों और अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां अखबार में छपने लगी। यहाँ तक कि शाही महल के कुत्तों की भी तस्वीरें अखबारों में छप गई थी। आपको पता ही होगा, जैसे जब बड़े हस्ती के बारे में छपती हैं तो उसके घर की, उसके आसपास रहने वाले नौकरों की संपूर्ण जानकारी अखबार में छप जाती है, जो हम तक पहुँचती है। इसी तरह से रानी एलिजाबेथ की भी सारी जानकारी हिंदुस्तानियों तक पहुँच रही थी। इस तरह शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में हो रही थी। राजधानी में शोर मचा हुआ था। देखते ही देखते पूरी दिल्ली बदलने लगी। इंडिया गेट के सामने स्थित जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक अचानक गायब हो गई। हथियार बंद पहरेदार पहरेदारी ही करते रहे और मूर्ति से कोई नाक चोरी कर कर ले गया। अब ये समझ नहीं आ रही थी कि नाक जो है वो गई कहाँ। हिंदुस्तान के जिन लोगों की नाक मूर्तियों से गायब हो गई थी वे तो अजायब घरों में पहुंचा दी गई थी, किंतु रानी आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ये कैसे हो सकता है। चिंता बढ़ी। मीटिंग बुलाई गई। सभी चिंतित थे कि यदि नाक नहीं तो हमारी नाक ना रह जाएगी, क्या करेंगे हम। मीटिंग में हुई निर्णय के अनुसार एक मूर्तिकार को दिल्ली में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया गया। मूर्तिकार उपस्थित हुआ। उसने सभी उतरे हुए चेहरे देखे। उनकी बुरी हालत को देखकर मूर्तिकार की आंखों में से आंसू आ गए। तभी मूर्तिकार को एक आवाज सुनाई दी कि मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने हाँ कहते हुए कहा कि नाक लग जाएगी, पर मुझे बताना होगा कि इस लाट का पत्थर कहाँ से आया गया है, मतलब वो कहाँ से पत्थर लाए थे, ये तो बताना है, तभी तो मूर्तिकार उस तरह का पत्थर ला के नाक लगवाता। अब ये सुनकर सब हुक्मनामों के इन्हें एक दूसरे की ओर देखा, क्योंकि किसी को पता ही नहीं था वो कहाँ से आया है पत्थर। क्लर्क को बुलाकर उसे काम सौंपा गया कि पुरातन की फाइलें देखकर पता लगाओ कि लाट कब, कहाँ बनी और पत्थर कहाँ से लाया गया। क्लर्क ने सभी फाइलें छान मारी पर कुछ नहीं पता चला। अब क्या हुआ, जो अधिकारी थे उनकी फिर सभा एकत्रित हुई। उनके चेहरे पर उदासी छा गई। फिर एक कमेटी बनाकर उस नाक की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई। मूर्तिकार को बुलाया गया। मूर्तिकार ने सभी को आश्वासन दिया कि आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के सभी पहाड़ पर जाकर ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। मूर्तिकार की ये बात सुनकर सभी कमेटी के लोगों की जान में जान आई। तभी वहां पर उपस्थित सभापति ने बड़े गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। हर चीज़ हमारे देश के गर्व में छिपी हुई है। ज़रूरत सिर्फ खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इसी मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना बहुत ही खुशहाल होगा। सभापति का ये छोटा सा भाषण अखबार में छप गया। मूर्तिकार पत्थर की खोज में निकल गया। मूर्तिकार कुछ ही दिन बाद निराश वापस लौटा। उसे वैसा पत्थर नहीं मिला। उसने सिर झुकाकर खबर दी कि मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना खोज डाला, परंतु इस तरह की किस्म का पत्थर मुझे कहीं नहीं मिला। ये शायद विदेशी पत्थर है।
सभापति तैश में आकर बोले, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की लगभग सभी चीजों को हम अपना चुके हैं, जैसे वहाँ के लोगों का दिल दिमाग, वहाँ के तौर तरीके और उनका रहन सहन। जब हमने अपने हिंदुस्तानियों में बॉल डांस तक मिला लिया तो पत्थर तो क्या चीज है, तो यहाँ पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। सभापति ने जब मूर्तिकार को फटकार लगाई तब मूर्तिकार ने एक और सलाह देने को कहा और इस शर्त पर कहा कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुंचे। मैं इस शर्त पे बात बताता हूँ, मतलब वो एक और सलाह देना चाहता था। यह सुनकर सभापति की आंखों में कुछ चमक आई। चपड़ासी से सभी दरवाजे बंद करा दिए। मूर्तिकार ने सलाह दी कि देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, यदि आप लोगों की इजाजत हो या आप ठीक समझें तो मैं जिस भी नेता की नाक इस लाट की मूर्ति की तरह, मतलब बिल्कुल ठीक ठीक बैठेगी, इस मूर्ति से मिलती जुलती होगी, मैं वहां से उसकी नाक उतार कर ले आऊंगा और यहाँ लगा दूंगा। ये सुनकर सभापति की कुछ खुशी लौटने लगी। उन्होंने धीरे से मूर्तिकार से कहा, लेकिन बहुत ही होशियारी से। मूर्तिकार देश दौर पर निकल पड़ा। एक के बाद दूसरे प्रदेश में, फिर तीसरे प्रदेश में, एक मूर्ति के बाद दूसरी मूर्ति, नाक टटोलने लगा, कहीं नापने लगा। दिल्ली से मुंबई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले तिलक, शिवाजी, जहांगीर, सबकी नाकें टटोली। गुजरात की और भागा गांधी जी, पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर बंगाल की ओर चला। वहां गुरुदेव, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबकी नाकों की नाप ली। फिर बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश आया। आज़ाद, बिस्मिल, नेहरू, मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास पहुंचा। जहां तहां मैसूर, केरल का दौरा करते हुए पंजाब पहुंचा और लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों का सामना किया। उसने वो भी देखी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला और अंत में दिल्ली पहुंचकर अपनी मुश्किल को बताया कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा करके आ गया हूँ, सभी मूर्तियों को मैंने देख लिया, सभी की नाकों को नाप लिया, लेकिन जॉर्ज पंचम की नाक इन सभी नाक से बहुत छोटी निकली। मतलब उनकी नाक छोटी है और बाकी सबकी नाक थोड़ी बड़ी थी, तो वो बिल्कुल सही नहीं बैठ रही थी। मूर्तिकार से यह बयान सुनकर सारे शासकीय अधिकारी हताश होकर झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने आगे और बताया कि मैंने सुना है कि बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद हुए बच्चों की मूर्तियां स्थापित है, शायद बच्चों की नाक फिट बैठ जाए। यह सोचकर वह वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाक भी इससे कहीं बड़ी बैठती। बताइए अब मैं क्या करूं। मूर्तिकार हार मानने वाला नहीं था। राजधानी में अन्य सभी तैयारी चल रही थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मलकर, नहला रोगन कर तैयार कर दिया था। सिर्फ नाक न होने के कारण बड़े बड़े हुक्मानों में खलबली मची हुई थी। इधर मूर्तिकार ने फिर शर्त दोहराई। कमरे के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कमेटी बैठी हुई थी। मूर्तिकार ने फिर एक नई योजना बताई कि जो सभी के सामने पेश की जाए। मूर्तिकार ने कहा, नाक लगाना यदि बहुत ही ज़रूरी है तो मेरी एक राय है कि 40 करोड़ जनता में से कोई एक जिंदा नाक कटवा दी जाए और मूर्ति के ऊपर लगा दी जाए। मूर्तिकार की इस योजना को सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार ने कहा, आप लोग घबराते क्यों हैं? यह काम आप सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक को लोगों से चुनकर लेना मेरा काम है, वो मैं लेकर आऊंगा। मुझे तो सिर्फ आपकी इजाजत चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सभी लोग एक दूसरे की ओर धीरे धीरे बात करके मूर्तिकार को अनुमति दे दी। मतलब खुसफुसा रहे थे, लेकिन बाद में अनुमति दे दी। अब अखबार में सिर्फ इतना छपाया गया कि नाक की समस्या का हल हो गया है और राजपथ पर स्थित इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज परचम की मूर्ति की नाक लग रही है। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर और साफ करके ताजा पानी डाला गया, जिसमें जिंदा लगाई जाने वाली नाक सूख ना जाए, जिससे मतलब उसमें हम जो नाक लगाएं वो सूखे ना, मतलब गीली रहे, वो ताज़ा सी रहे। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद बताए हल से परेशान था। उसने फिर जिंदा नाक लाने के लिए कमेटी से कुछ और मदद मांगी। वह मदद ये कहते हुए दे दी गई कि उस दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। वह दिन आ गया और जॉर्ज परचम की नाक लग गई। सभी अखबारों में खबर छप गई कि जॉर्ज परचम को जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कथई पत्थर की नहीं लगती। जिस दिन जॉर्ज परचम के बुत पर जिंदा नाक लगाई गई, उस दिन देश में किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी।
किसी ने कोई फीता नहीं काटा, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई, कहीं किसी का अभिनंदन नहीं हुआ, कोई मान पत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ, अखबार में किसी का चित्र नहीं छपा, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। यानी कि जिसकी वजह से सारी तैयारियां हो रही थी वो एलिजाबेथ नहीं आई थी, क्योंकि कुछ भी अखबारों में नहीं छपा था। तो बच्चों, ये आपका एक पाठ था, इसको आपने समझा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।